नमस्कार दोस्तों, मैं टिकम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन आज फिर राजस्थान के इतिहास के स्रोतों की क्लास को कुछ आगे करते हैं। अपन ने अब तक जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़े थे उनमें देखिए आज महत्वपूर्ण शिलालेख है कौन सा? चिरवा का शिलालेख। कौन सा है? चिरवा शिलालेख। कौन सा है? चिरवा शिलालेख। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चिरवा शिलालेख कहां से मिला है? उदयपुर में चिरवा गांव से। कहां से मिला है? चिरवा गांव उदयपुर से। कहां से मिला है? चिरवा गांव उदयपुर से मिला है। कौन सा शिलालेख? आपका चिरवा का शिलालेख। और देखिए इसमें क्या जानकारी मिलती है, ये किस समय का है? तो ये 1273 ईस्वी का है। किस समय का है? 1273 ईस्वी का है। इस शिलालेख की भाषा क्या है? संस्कृत है। शिलालेख की भाषा क्या है? संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? नागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? नागरी लिपि है। और क्या है इसमें देखो, अब इसके जो महत्वपूर्ण दो तीन नाम है, क्योंकि इसको एक बार क्वेश्चन आया था पटवारी में, तो वो ध्यान रखना आप। इस लेख की रचना किसने की? रत्न प्रभसूरी ने। किसने की? रत्न प्रभसूरी ने इस लेख यानी चिरवा शिलालेख की रचना तो किसने की? रत्न प्रभसूरी ने। ठीक है, इसे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का काम किसने किया? लिखा किसने? पार्श्वचंद ने। किसने लिखा? पार्श्वचंद ने। अब पार्श्वचंद द्वारा जो पत्थर पर जो लेख लिखा गया उसको खोदने का काम किसने किया? यानी कहने का मतलब खोदने का या उत्कीर्ण करने का, या उत्कीर्ण करने का काम किसने किया? केल सिंह ने किया। किसने किया? केल सिंह ने किया। और इसे दीवार पर लगाने का काम किसने किया? किसने लगाया? शिल्पी देलहर ने। किसने? शिल्पी देलहर। किसने लगाया? शिल्पी देलहर ने लगाया। मुझे एक बार याद है कि पटवारी में सेम इसमें से क्वेश्चन पूछा गया और इन्हीं में से पूछ लिया गया, चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन थे आपके, कौन कौन से? चिरवा शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसकी रचना रतन प्रभसूरी ने की, इसका शिल्पी देलहर था, और चौथा ऑप्शन था क्या? इसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। तो इसमें तीन ऑप्शन तो सही थे, क्योंकि संस्कृत भाषा, रतन प्रभसूरी और शिल्पी कौन था? देलहर था। ठीक है, और चौथी बात थी, जो चौथा ऑप्शन था वो गलत था, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती भाई राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? आबूयक से हुई। ठीक है, इसमें ये और क्या जानकारी मिलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो चीजें है ना, क्योंकि इसमें से फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे घुमा फिरा कर। ठीक है, अब देखिए चिरवा शिलालेख। पहली बात तो चिरवा शिलालेख में 51 श्लोक है। कितने श्लोक है? 51 श्लोक है। इन श्लोकों की ये जो श्लोक लिखे गए हैं, इनका प्रारंभ वागीश्वर व वागीश्वरी नाम से, ये जो श्लोक दिए गए हैं उनका प्रारंभ किन शब्दों से होता है? वागीश्वर और वागीश्वरी नाम के शब्दों से प्रारंभ होता है। ठीक है, और क्या है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण है ये मेवाड़ के महाराणा बाप्पा रावल के वंशज पद्यम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह,
वह समर सिंह की उपलब्धियों की जानकारी देता है। किस किस की जानकारी देता है? मेवाड़ के महाराणा बापा रावल के जो वंशज हुए हैं, और जो प्रसिद्ध वंशज कौन कौन हुए हैं? पद्यम सिंह हुआ है, जेत्र सिंह हुआ है, तेज सिंह हुआ है और समर सिंह हुआ है। ठीक है, इनकी उपलब्धियों की जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख? आपका चीरवा का शिलालेख। ठीक है, इनमें आपके जेत्र सिंह और तेज सिंह के बारे में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी गई है, क्योंकि देखो जेत्र सिंह के बारे में मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास है, उसमें जेत्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान का कहने का मतलब यह है कि जो मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास, वो सबसे अच्छा टाइम पीरियड किसका माना जाता है? जेत्र सिंह का माना जाता है। यहां तक कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा है, और इसे मेवाड़ का प्रथम शासक भी कहा है। प्रतापी प्रथम शासक किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। ठीक है, जेत्र सिंह के बारे में तो आप खूब पढ़ते हैं, भूताला का युद्ध लड़ा था। ठीक है, 1227 ईस्वी में जेत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को परास्त किया और उसको वापस अपने देश या अपने राज्य में लौटने के लिए मजबूर किया। उसके दांत इतने अच्छे खट्टे किए कि यह युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? भूताला के नाम से। तेज सिंह भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसने इसी के समय में कमलचंद्र नाम के एक विद्वान ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक राजस्थान मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ लिखा। किसने? तेज सिंह के समय में। तो कहने का मतलब इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो जेत्र सिंह के बारे में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो जेत्र सिंह है, जेत्र सिंह मारुत के समान शक्तिशाली व सुल्तानों का मान मर्दन करने वाला शासक था। मारुत का मतलब तूफान के समान था, तूफान के समान शक्तिशाली था। कौन? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह ने क्या किया? सुल्तानों का मान मर्दन किया, उनके मान का कहने का मतलब उनका अपमान किया, उनको युद्धों में परास्त कर करके। और आपको पता ही है, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, उन सुल्तानों को बहुत अच्छे से हराया। किसने? जेत्र सिंह ने। तो जेत्र सिंह के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। किसमें? चीरवा शिलालेख में। और क्या जानकारियां मिलती है चीरवा शिलालेख में? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। और क्या अपन को चीरवा लेख से और क्या क्या जानकारियां मिलती है? देखिए, अपन एक एक करके सभी जानकारियों को देखते हैं। देखिए, चीरवा शिलालेख से हमें इस शिलालेख में तलारक्ष या जिसे कोतवाल कहा जाता था नामक आनुवांशिक पद की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख से अपन को और क्या जानकारी मिलती है? इसमें एक तलारक्ष नामक एक अधिकारी की जानकारी मिलती है, जिसे सामान्य तौर पर कोतवाल कहा जाता था। और इसका पद कैसा होता था? आनुवांशिक होता था। कैसा होता था? आनुवांशिक। कहने का मतलब उसी के वंशज क्या बनते थे? आगे जाकर तलारक्ष या कोतवाल बनते थे। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तलारक्ष नामक आनुवांशिक पद की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो चीरवा शिलालेख से। और क्या मिलता है? इस शिलालेख से चैत्रगच्छ के आचार्यों
की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? चेत्रगच्छ के आचार्यों की जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब जैनों के बारे में जानकारी मिलती है, जैन संप्रदाय के आचार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? चिरवा शिलालेख से। और क्या जानकारी मिलती है? इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में यह है कि इस शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। कौन से शिलालेख में? आपके चिरवा के शिलालेख में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके चिरवा के शिलालेख की जो अपन ने पढ़ी है। एक तो ध्यान रखना ये 1273 ईस्वी का है ना, तो 1273 ईस्वी का मतलब है इस समय समर सिंह का शासन है, मेवाड़ शासक समर सिंह। ये समर सिंह वही समर सिंह है जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में जाकर, एक कारण माना जाता है कि समर सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाते समय टैक्स वसूल किया था। उसके कारण उससे गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और उस समय चित्तौड़ का जब आक्रमण किया तब उस समय शासक कौन था? समर सिंह का पुत्र रतन सिंह। ठीक है, तो उसकी जानकारियां मिलती है। तो देखो समर सिंह, और ये वही समर सिंह है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड का है कौन सा शिलालेख? आपका चिरवा का शिलालेख। और इसमें जो मेवाड़ के महाराणा है उनके बारे में जानकारी मिलती है, पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है इसमें? एक तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है, चेत्रगच्छ के आचार्यों की जानकारी मिलती है, तलारक्षक नामक कोतवाल, जिसे तलारक्षक या कोतवाल नामक एक पद हुआ करता था प्रशासनिक, जो आनुवांशिक हुआ करता था, उसकी भी जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है इस शिलालेख से? हाँ, इस शिलालेख में मेवाड़ की ग्राम्य व्यवस्था, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपके चिरवा के शिलालेख की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और अति महत्वपूर्ण शिलालेख है। ठीक है, आपके पास इसमें से कुछ भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अपन आगे का जो शिलालेख है उसकी बात करते हैं। अगला शिलालेख है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। किसका शिलालेख? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ ये उदयपुर है ना, उदयपुर से लगभग 5-6-7 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और ये कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, किस समय का है? 1428 ईस्वी का है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इस लेख की रचना किसने की? योगेश्वर ने। किसने की? योगेश्वर ने। इसको एक उपाधि दी गई थी, कविराज वाणी विलास। ठीक है,
योगेश्वर ने की इस लेख की रचना। ठीक है, इसको उत्कीर्ण करने वाला कौन था? उत्कीर्ण करता कौन था? शिल्पी, सूत्रधार हादा का पुत्र। हादा का पुत्र फना, सूत्रधार हादा का पुत्र फना, उसने क्या किया? इस श्रृंगी ऋषि लेख को उत्कीर्ण किया। रचना किसने की? योगेश्वर ने, जिसको क्या उपाधि दी गई थी? कविराज वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। अब देखो इसमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। इसकी पहली और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? पहली बात तो ये जो श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है वो 1428, इसका मतलब इस समय कौन था शासक? मोकल। तो यह लेख मेवाड़ महाराणा मोकल के समय का है। इस लेख में राणा हम्मीर से लेकर मोकल तक के शासकों की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? पहली बात तो ये जो शिलालेख है श्रृंगी ऋषि शिलालेख किसके समय का है? महाराणा मोकल के समय का है। इस लेख में राणा हम्मीर से लेकर मोकल तक के मेवाड़ महाराणाओं की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि महाराणा मोकल ने अपनी स्वर्गीय पत्नी गौरांबिका की मुक्ति हेतु किसी स्थान पर, श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर मुक्ति हेतु श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर कुंड का निर्माण करवाया व तुलादान किया। कुंड का निर्माण कराकर क्या किया? तुलादान किया। तो महाराणा मोकल की स्वर्गीय पत्नी थी गौरांबिका, कहने वाला उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद में उसकी मुक्ति हेतु, भाई उसकी आत्मा को मुक्ति मिले उसके हेतु उसने श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर क्या किया? कुंड का निर्माण करवाया और साथ में ही तुलादान किया। इस प्रकार की जानकारियां मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है इस लेख से? इस लेख में कहा गया कि राणा लाखा ने प्रयाग, गया आदि पवित्र स्थलों की यात्रा की। वहां मंदिर बनवाए और विपुल धनराशि दान में दी।
कहने का मतलब राणा लाखा के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। भाई राणा लाखा ने क्या किया, प्रयाग, गया, काशी आदि पवित्र स्थलों की यात्रा की और वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया, वहां पर मंदिर बनवाए और बहुत बड़ी धनराशि क्या की, दान में दी। इस प्रकार की कुछ जानकारियां किससे मिलती है, आपके श्रृंगी ऋषि शिलालेख से मिलती है। फिर एक बार आप देख लेना श्रृंगी ऋषि शिलालेख कहां से मिला है, उदयपुर से कुछ मील दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से शिलालेख मिला है। और ये कब का है, 1428 ईस्वी का है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसके रचनाकार कौन थे, योगेश्वर, जिसको कविराज वाणीविलास की उपाधि दी गई थी। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे, सूत्रधार हादा का पुत्र फन्ना। सूत्रधार ने आर्किटेक्ट हादा, उसका पुत्र था फना। उसने क्या किया, इस श्रृंगी ऋषि शिलालेख को उत्कीर्ण किया। यहाँ पर कई बार बच्चों के मन में ये रहता है कि उत्कीर्णकर्ता क्या, कौन होता है, क्या होता है, ये चीज एक बार देखना। रचना करने का मतलब है इस लेख को लिपिबद्ध करने वाला, यानी इस लेख को लिखकर तैयार करने वाला। हाँ भाई ये लिखना है अपन को आज, किस पर, किसी शिला पर। फिर उस शिला पर लिखने वाला व्यक्ति अलग होता है, जिसको लेखक कह देते हैं अपन। क्या कह देते हैं, लेखक। वो क्या कर देगा, उस शिला पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देगा। फिर उत्कीर्णकर्ता क्या करेगा, उसको खोदने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, तो वो क्या करेगा, अपने औजारों से इसको खोदेगा यहाँ पर, क्योंकि शिलाओं पर इसको स्थायी तौर पर रखने के लिए क्या किया जाता था, उन पर खुदाई की जाती थी। उन लेखों पर क्या की जाती थी, खुदाई कर दी जाती थी। फिर उसको दीवार पर लगाने का, उसको करने वाला काम अलग होता था, जिसे शिल्पी कह दिया जाता था। क्या कह दिया जाता था, शिल्पी। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो रचनाकार योगेश्वर, जिसे कविराज वाणीविलास की उपाधि दी गई थी। उत्कीर्णकर्ता कौन था, सूत्रधार हादाया फना था। यह लेख मेवाड़ के महाराणा मोकल के समय का है। इस लेख में राणा हम्मीर से लेकर मोकल की जानकारियां दी गई है। इसमें महाराणा मोकल ने अपनी स्वर्गीय पत्नी गौरांबिका की मुक्ति हेतु श्रृंगी ऋषि स्थान पर क्या किया, कुंड का निर्माण करवाया और तुलादान किया। और क्या जानकारी मिलती है, राणा लाखा ने प्रयाग, गया, काशी आदि पवित्र स्थलों पर यात्राएं की, वहां पर मंदिर बनवाए और बहुत सारी धनराशि उनको दान में दी। कहने का मतलब मेवाड़ के शासकों की धर्म प्रायणता की भी जानकारी मिलती है। सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट तो ये है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख से मेवाड़ के महाराणाओं की धर्म प्रायणता की जानकारी मिलती है, धर्म में दान देने की जानकारी मिलती है। तो देखो राणा लाखा ने विपुल धनराशि दान में दी, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर जो श्रृंगी ऋषि शिलालेख था उसकी कुछ जानकारियां हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले। यस, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। अब देखिए इससे आगे अपन एक शिलालेख पढ़ने वाले जो एक दूसरे से संबंधित है। अपन दो शिलालेख पढ़ेंगे आज श्रृंगी ऋषि का शिलालेख की चर्चा कर ली है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रशिया की छतरी का लेख, ठीक है, जो कहां से मिला है, चित्तौड़गढ़ से मिला है। इसके बाद में अपन रणकपुर प्रशस्ति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका है रशिया की छतरी का लेख कहां से मिला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो चित्तौड़गढ़ से लिख देता हूं मैं, चित्तौड़गढ़ से। कहां से मिला है, चित्तौड़गढ़। समय क्या है इसका, 1276 ईस्वी, ठीक है। भाषा कौन सी इसकी, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत। देखिए इसका रचनाकार कौन था, प्रेमपिट्टो का पुत्र वेद शर्मा। कौन था, वेद शर्मा। उत्कीर्णकर्ता कौन था, सज्जन। कौन था, सज्जन। अब देखिए वेद शर्मा ने रशिया की छतरी का लेख में एक बहुत बड़ी गलती की। उसने मेवाड़ के इतिहास को उलट पुलट कर दिया। कहने का मतलब वेद शर्मा ने इस लेख में गुहिल को, किसको, गुहिल को बाप्पा रावल का पुत्र बताया। क्या कर दिया, इस वेद शर्मा ने क्या किया, इस लेख में गुहिल को, क्योंकि आपको पता है
गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल या गुहादित्य था। इसके बाद में हुआ है बापा रावल, तो ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, वेद शर्मा ने गुहिल को बापा रावल का पुत्र बता दिया है। यानी कहने का मतलब बापा रावल है ना, इस गुहिल का पिताजी था, जो कि बहुत ही उल्टा कर दिया इसने। सेम इसी कथन को दोहराया गया है किसमें, रणकपुर प्रशस्ति में। इसलिए रणकपुर प्रशस्ति से पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूं, रशिया की छतरी के लेख को, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और क्या जानकारी मिलती है इस लेख में, मेवाड़ शासकों की प्रशंसा की गई है। क्या की गई है, मेवाड़ शासकों की प्रशंसा की गई है। और क्या जानकारी मिलती है, ये देखो 13वीं सदी में मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति, जिसमें पक्षियों, वृक्षावली आदि की जानकारी दी गई है। कहने का मतलब 13वीं सदी में मेवाड़ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी थी, उसकी जानकारी, वहां की कैसी भौगोलिक स्थितियां थी उसकी जानकारी, वहां के किस प्रकार के वृक्ष थे, पक्षी कैसे थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पक्षियों और वृक्षावली के बारे में जानकारी दी गई है। और क्या जानकारी दी गई है, इस प्रशस्ति में, इस लेख में स्त्रियों के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है। किसमें, इसमें, और मेवाड़ में किस प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी अगर वगैरह, बहुत सारी चीजें बताई गई। किसमें, रशिया की छतरी के लेख में, जो कब का है, 1276 ईस्वी का है, जो चित्तौड़गढ़ से रशिया की छतरी से प्राप्त हुआ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रशिया की छतरी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, रचना वेद शर्मा ने, प्रियम पिट्टू के शिष्य पुत्र वेद शर्मा ने की थी। ये नागर जाति का ब्राह्मण है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उत्कीर्णकर्ता कौन है, सज्जन, उसका उत्कीर्णकर्ता कौन था, सज्जन था। और इस लेख में देखो क्या जानकारी मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है, यानी मेवाड़ के इतिहास को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है इस चीज को लेकर। भाई इस लेख में गुहिल को क्या कहा गया, बापा रावल का पुत्र कहा गया है। और इस लेख में मेवाड़ के शासकों की प्रशंसा की गई है। और 13वीं सदी में जो मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति थी, जिसमें कि यहाँ के पक्षी कैसे थे, यहाँ के वृक्ष कैसे थे, वगैरह वगैरह, यहाँ पर कैसी नदियां वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्त्रियों की सुंदरता के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है। भाई कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हुआ करती थी मेवाड़ में। ठीक है, इस प्रकार की सुंदरता का भी वर्णन है। ठीक है, किसमें, रशिया की छतरी के लेख से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन पहले आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जो अपन जो कुछ शिलालेख है, जो आपको लग रहा होगा कि सर ने कुछ शिलालेख छोड़ दिए हैं, मैं कुछ शिलालेखों को कुछ शासकों के साथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि आपका एक समिदेश्वर मंदिर शिलालेख, तो समिदेश्वर मंदिर प्रशस्ति जो है लिखी हुई, उसको मैं मेवाड़ के शासक के साथ ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, महाराणा मोकल ने करवाया, तो उसी के समय की वो प्रशस्ति है। तो ऐसे में अपन जब मोकल का शासनकाल पढ़ेंगे तो उस समय उस प्रशस्ति को भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो चीजें है ना और आसानी से क्लियर हो पाएगी। इसके बाद में जैसा कि आपको पता है, खम्मा गणी, जय श्री राम।